आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशन फर्स्ट पेपर जिसका नाम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का चैप्टर यशपाल समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यशपाल समिति जो 1992 से 1993 के मध्य गठित की गई। तो यशपाल समिति का गठन, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। भारत में शैक्षिक अवनति एवं छात्र तनाव के चलते हो रहे आत्महत्या जैसे मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। क्योंकि इस समिति का मेन अध्यक्ष यशपाल थे तो इन्हीं के नाम पर यशपाल कमेटी रखा गया। इस कमेटी का उद्देश्य शिक्षा की प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण एवं परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना था। एक प्रकार से देखें तो ये छात्रों की समझ में वृद्धि तथा पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, गुणवत्ता बनाना आदि ये इसमें शामिल था। इस समिति का जोर बस्ते के बोझ को कम करना था। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका, कि यशपाल समिति के ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का अध्ययन किया। साथ ही तत्कालीन स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष एवं शिक्षाविदों के विचार विमर्श करके 15 जुलाई 1993 को इस कमेटी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था क्या था, शिक्षा बिना बोझ, यानी इसका मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन रखा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समिति की रिपोर्ट। इस समिति की रिपोर्ट कुल 5 चरणों में आई। इन 5 चरणों को हम क्रमशः देखेंगे। प्रथम चरण जिसमें था गठन के उद्देश्य तथा कार्य प्रस्तावना एवं द्वितीय चरण में था शैक्षिक बोझ का अर्थ स्पष्ट करना। तृतीय चरण था समस्या के कारणों का उल्लेख तथा चतुर्थ चरण था समिति के सुझाव एवं सिफारिशों की व्याख्या। पंचम चरण समिति के गठन का आवेदन आदेश पत्र। इस प्रकार कुल समिति की रिपोर्ट जो यशपाल समिति ने बनाई थी वो 5 चरणों में थी। तो चलिए आगे देखते हैं जी यशपाल समिति के मुख्य सुझाव। इन्होंने सुझाव जो दिया उसमें पहला पॉइंट समस्या का स्वरूप। तो इन्होंने समस्या का स्वरूप के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जो इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षा का प्रारंभ बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता है, जिससे बच्चों में प्रेशर अधिक हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है परीक्षा का भय बालकों को बराबर बना रहता है। शिक्षक एवं अभिभावक दोनों ही बालकों में परीक्षा का भय बढ़ाते रहते हैं। तथा तीसरा पॉइंट है शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य पाठ्यचर्या को पूरा करना है। शिक्षक इसी में लगे रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे इस प्रकार शिक्षा को एक बोझ की तरह देखने लगते हैं। और चौथा पॉइंट है अत्यधिक बड़ी कक्षाएं होती हैं तो टीचर प्रॉपर रूप से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता। तथा दूसरा है कठिन पुस्तकें हैं, अगर उन्हें टीचर ठीक से पढ़ाता नहीं, जिससे लड़कों को आता नहीं, जब लड़कों को समझ में नहीं आता तो उन्हें एकदम पढ़ाई में रुचि हट जाती है, जिससे बालकों में निरस्ता आती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यशपाल समिति की दूसरा पॉइंट क्या था, समस्या के कारण। हम समस्या देख चुके हैं, अब समस्या क्यों है इनके कारणों के बारे में यशपाल समिति ने क्या बताया है कि समिति के रिपोर्ट के तीसरे चरण में स्कूली स्तर पर शैक्षिक खोज के बढ़ने और शिक्षा के स्तर के गिरने के कारण बताए हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल एक परंपरा मात्र रह गई है, ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 में है परीक्षाओं का आधार अंक प्राप्ति हो गया है। और नंबर 3 है शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी, जिससे बालक कमज़ोर हो रहे हैं। और 4th पॉइंट है स्कूलों के दोषपूर्ण कार्यप्रणाली एवं पुस्तकालयों का अभाव। नंबर 5 है स्कूलों की शैक्षिक वातावरण का अभाव एवं
एवं समय स्टाफ भवन एवं प्रयोगशाला आदि का अभाव। तो इस प्रकार समस्या के कारण भी हम लोग देख चुके। अब अगला पॉइंट है समस्या का समाधान, जो यशपाल कमेटी ने बताई। तो उनके यशपाल कमेटी के अनुसार समस्या के समाधान कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्या का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया जाए। ऐसा था कि एक ही बुक में तीनों को मर्ज किया जाए। और दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यचर्या में अधिकतर पाठ्य सामग्री ऐसी हो जिसे प्रयोग द्वारा सीखा जा सके, जिससे बच्चे अधिक आसानी से सीख सकें। और तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए। भाषा की पुस्तकों में स्थानीय भाषाओं का स्थान दिया जाए। कहीं कहीं देखा गया है कि अब स्थानीय भाषा छोटे बच्चों में ज़्यादा रहती है। अगर उन्हें कठिन भाषाएं दी जाएंगी तो उन्हें समझ में नहीं आता, जिससे उनका रुचि सब्जेक्ट से हट जाती है। तो इस प्रकार इस कमेटी द्वारा चौथा पॉइंट जो दिया गया, पत्राचार के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम समाप्त किया जाए। और दूरदर्शन पर छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए। अतः इसका मतलब ये है कि लड़कों को दूरदर्शन टीवी के माध्यम से शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चों में अधिक रुचि होती है। और इस प्रकार ये पांचवा पॉइंट है कि स्कूली शिक्षकों की भागीदारी पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में हो। और सबसे खास पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा ही हो। इस प्रकार इस समिति ने इतने समाधान बताए। और इनका अगला पॉइंट है यशपाल समिति के मूल्यांकन। अब हम देखेंगे कि यशपाल समिति जो गठन हुआ था उसका किस हद तक इसने सही या गलत फैसले दिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें है, इस समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी स्तर का पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था। इसमें जो 8 सदस्यीय समिति बनी थी, इसमें से किसी के पास ऐसा नहीं था जो अनुभव रखता हो पढ़ाई का, पढ़ाने प्रोफेसर वगैरह हो। तो जिस कारण इस समिति में ना तो समस्या के स्वरूप को समझ सके और ना ही इसका समाधान देने का असमर्थ रहे। रिपोर्ट की स्पष्टता एवं तार्किक क्रम का अभाव रहा, जिससे समिति के प्रतिवेदन निरर्थक सिद्ध हुए, क्योंकि समस्या का स्वरूप को लिखते हुए समाधान के ऊपर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही कहीं समस्या की चर्चा तो कहीं समाधान के उपाय सुझाए गए, जिस कारण रिपोर्ट का क्रम अव्यवस्थित रहा और इसका कोई सार नहीं प्रस्तुत हो पाया। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यशपाल समिति फेल हो चुकी थी। तो ये अंक यहीं पर समाप्त होता है यशपाल समिति। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।